सही समय, सही खबर, सिर्फ जी न्यूज पर। रात के 9 बज रहे हैं और मैं राम मोहन शर्मा डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें दिखाएंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार है। और सबसे पहले बात होगी 13,000 फीट पर, इतनी ऊंचाई पर तैयार हुई भारत की सुरंग शक्ति की। तो भारत और चीन के बीच 2 मोर्चों पर जंग चल रही है। पहला सैन्य और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। इसमें ट्रैफिक के आने जाने के लिए 2 लेन मौजूद हैं, यानी कि 2 रास्ते मौजूद हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के तैयार होने से सेना को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सेला टनल से एलएसी पर मौजूद तवांग को नॉन स्टॉप रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस सुरंग के बनने से पहले बारिश और बर्फबारी के दौरान यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता था। इस सुरंग को बनाकर भारत ने एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले इस सुरंग की उन खूबियों के बारे में समझते हैं जो इसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाती हैं। सेला टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा सेना को मिलेगा, यानी अब आर्मी इस सुरंग की सहायता से कम वक्त में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपने हथियार और साजो सामान पहुंचा पाएगी। इस सुरंग की मदद से तेजपुर और तवांग के बीच की दूरी पहले के मुकाबले करीब 8 किलोमीटर घट जाएगी और सफर में लगने वाला वक्त भी लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। इस टनल को हर दिन 3,000 कार और 2,000 ट्रक का ट्रैफिक ले जाने लायक डिजाइन किया गया है और सुरंग में ये वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल पाएंगे। इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सुरंग में एक वेंटिलेशन सिस्टम और आग से बचाव करने वाला सिस्टम भी लगा दिया गया है। सेला टनल को तैयार करने में 90 लाख मैन आवर्स लगे हैं। मैन आवर्स किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में किए गए काम को मापने की एक इकाई है, यानी एक व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करता है उससे 90 लाख गुना ज्यादा वक्त इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगा है। पिछले 5 वर्षों में औसतन हर दिन सेला टनल में कम से कम 650 कर्मचारियों और मजदूरों ने काम किया है, तब जाकर इंजीनियरिंग का यह चमत्कार तैयार हो पाया है। अब जिस इलाके में यह टनल तैयार हुई है उसे भी आप समझ लीजिए, बहुत गहराई से जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का तवांग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से खास महत्व की है। 1962 की जंग में चीन ने भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में चीन ने इसको खाली कर दिया था क्योंकि यह भारत चीन के बीच आधिकारिक सीमा यानी कि मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की नीयत बदल गई और वो तवांग पर अपना दावा ठोकने लगा। बार बार चीन के सैनिक इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेला टनल ने चीन के घुसपैठ करने की कोशिशों पर 100% पानी फेर दिया है। इस टनल के 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, इससे स्ट्रेटेजिक डिफेंस यानी कि एलएसी पर घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। अब सेना के लिए असम के तेजपुर से तवांग तक की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी और यह पहुंच साल के सभी 365 दिन बनी रहेगी। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये दोनों इलाके चीन की सीमा के करीब हैं। और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि 12 महीने कनेक्टिविटी से सेना को आवाजाही में आसानी होगी, कारोबार भी नहीं रुकेगा, पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 1 इंच जमीन भी चीन हड़प नहीं पाया है और ना ही कब्जा कर पाएगा, क्योंकि यह आज का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। यह सिर्फ एक दावा नहीं है। चीन की सीमा के पास सफलतापूर्वक पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं। चीन के इरादों को नाकाम करने के लिए एलएसी पर पूरी रफ्तार से बुनियादी ढांचे को लेकर काफी काम हुआ है। इस वक्त भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सेला टनल के निर्माण से पहले भारतीय सेना सेला पास के रास्ते से तवांग तक जाती थी। वो रास्ता चीन की निगरानी की रेंज में था, यानी भारतीय सेना के बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही चीन को खबर मिल जाती थी।
लेकिन अब जिनपिंग की सेना देखती रह जाएगी और बिना बताए ही इंडियन आर्मी सेला टनल होते हुए सीमा पर पहुंच जाएगी। इंजीनियरिंग का यह करिश्मा कैसे तैयार हुआ, कितनी मुश्किलें आई और अब बॉर्डर पार बैठा दुश्मन कितनी दिक्कत में है, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको सेला टनल से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। एलएसी के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में भारत तेजी से सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा रहा है। चीन के खिलाफ तैयारियों की सीरीज में अब सेला टनल भी बनकर रेडी है। सेला टनल प्रोजेक्ट के तहत तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 2 सुरंग बन रही हैं, टनल 1 और टनल 2। टनल 1 की लंबाई करीब 980 मीटर है जो सिंगल लेन की सुरंग है, जबकि टनल 2 1555 मीटर लंबी है जो ट्विन लेन है। टनल 2 के साथ एक एस्केप ट्यूब भी बनाई गई है जिसका आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कनेक्टिंग रोड्स का भी निर्माण हुआ है जो 7 किलोमीटर और 1.3 किलोमीटर लंबे हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग को देश के दूसरे हिस्सों से ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी हर मौसम में जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय महत्व की इस टनल का उद्घाटन किया। पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। चीन इस इलाके में भारत के प्रोजेक्ट्स का विरोध करता रहा है और अब यह टनल ही चीन के छल का 100% जवाबी हल है। सेला टनल पहले तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये एलएसी की सबसे महत्वपूर्ण सुरंगों में से एक है। चीन के खिलाफ चालबाजियों को काउंटर करने में यह टनल भी किसी से कम नहीं है। ये एक ऑल वेदर टनल है, यानी नॉर्थ ईस्ट में चाहे बारिश हो या बर्फबारी, हर वक्त ये टनल काम आएगी। कुछ महीनों पहले जी न्यूज की टीम ने सेला टनल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी और उस समय इस सुरंग का प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। जिस टनल में इस वक्त हम हैं, ये हम आपको दिखाएंगे 1591 मीटर का है ये टनल, लगभग 1600 मीटर का टनल है और इसके पास से ये जो टनल है ये इवैक्यूएशन के लिए इमरजेंसी टनल बनाया गया है। ये जो रास्ता है ये रास्ता 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर जाने के लिए मुश्किल से पहाड़ में 1 घंटा ही समय लग सकता था, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है बर्फबारी के कारण यही 2 से 2.5 घंटे भी कभी कभी लग जाता है। सेला टनल को सिर्फ 5 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने बनाया है और इसके निर्माण से जुड़े आंकड़े अपने आप में प्रोजेक्ट की मुश्किलों को बयां करते हैं। 2 लेन की टनल बनाने में 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट और 5,000 मीट्रिक टन स्टील लगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान पहाड़ में सुरंग बनाने के लिए 800 मीट्रिक टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। एलएसी के लिए सालों भर काम करने वाली सुरंग बनाना पहली शर्त थी। असल में सर्दियों के समय सेला दर्रे में जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 रहती है। ऐसे मौसम में सेना के लिए एलएसी तक रसद पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है, पर नई सुरंग से इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा।
सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है। ये पास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। तवांग सेक्टर में LAC पर पहुंचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते। जब ये उद्घाटन हो जाएगा तो ये जो बर्फ के कारण से सेना का मूवमेंट का जो समस्या होता है, खासकर क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, आम जनता भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेना की मूवमेंट तवांग सेक्टर तक स्मूथ हो, और उसी कारण से ये टनल बनाया गया और ये टनल बिल्कुल तैयार है। सेला टनल के खुलने से भारतीय सेना के साथ आम लोगों और पर्यटकों को भी आने जाने में आसानी होगी। इस टनल से भारतीय सेना अपने सैन्य साजो सामान के साथ बहुत कम समय में LAC पर पहुंच जाएगी। चीन को चित करने के लिए जवाबी क्विक रिएक्शन टाइम का कम होना बहुत जरूरी है। LAC पर आजकल चीन जिस तरह से चालाकी दिखा रहा है, उसे देखते हुए ऐसी सुरंगों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर काम चल रहा था, इसलिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान जी न्यूज की टीम ने यहाँ से कई बार रिपोर्टिंग की। सेला टनल का ये हिस्सा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। इससे आगे एक दूसरा हिस्सा है जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। यानी सेला पास से नीचे आने वाली ये टनल लगभग 2.5 किलोमीटर पहाड़ के अंदर है। उसके अलावा अप्रोच रोड है। लेकिन इस टनल के बनने से फौजी कॉन्वॉयज को सेला पास के से ऊपर से गुजरने की जरूरत नहीं है। सेला पास से गुजरने वाली हर ट्रैफिक चीनी रडार की नजर में होता है। यहाँ तक कि चीनी सर्वेलांस इक्विपमेंट यहाँ से गुजरने वाले फौजी गाड़ियों की तादाद तक गिन लेते हैं। इस टनल से न केवल फौजी कारवां, फौजी गाड़ियां आसानी से और तेजी से तवांग की तरफ जा सकेंगे, बल्कि वो चीन की नजरों से भी बचे रहेंगे। तवांग में चीन के सैनिक अक्सर भारतीय इलाकों में घुस आते हैं, इसीलिए दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की घटनाएं भी यहाँ होती हैं। चीन को लगता है कि अगर वो तवांग पर कब्जा कर ले तो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक सकता है, इसलिए भारत के लिए तवांग का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यहाँ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी होता है और वो वक्त पर पूरे भी होते हैं। इस सेला टनल प्रोजेक्ट की नींव वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी और 4 वर्ष बाद ये टनल इस्तेमाल के लिए तैयार हो गई है। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था। अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान है। सीमा पर चीन कब धोखा देगा किसी को नहीं पता, और इसी धोखे से निपटने के लिए भारत सरकार तवांग और उसके आसपास बड़े स्तर पर सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा रही है। यानी सेला टनल चीन के खिलाफ सुरक्षा देने वाली एक मजबूत गारंटी है और सीमा पर भारत की सुरंग शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ सौमित सेन गुप्ता, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, जी मीडिया। और आइए अब आपको चीन की तबीयत खराब करने वाली अगली खबर भी बताते हैं। एक तरफ सेला टनल से चीन के साथ खेला हो गया, तो दूसरी तरफ खबर है कि सेना के 10,000 जवानों को LAC से सटे भारतीय क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। अब जब से चीन ने यह खबर सुनी है, उसके होश उड़े हुए हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद अपने इलाकों में अपनी हड़प नीति को कामयाब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सैन्य तैनाती की तमाम तैयारियां कर रखी हैं। गलवान के मोर्चे पर वो भारतीय सेना का दम देख चुका है। ऐसे में एक बार फिर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
उल्टा चोर कोतवाल पर आरोप लगाए। हमने थोड़ा मुहावरा बदल दिया है, लेकिन ये वाला मुहावरा इस समय चीन पर बिल्कुल फिट बैठता है। एलएसी पर साजिशें वो रचे, एलएसी पर अवैध निर्माण वो करे, एलएसी पर सेना का साजो सामान वो बढ़ाए, एलएसी पर सेना वो बढ़ाए, एलएसी पर घुसपैठ वो करे। लेकिन अगर भारत अपने ही हिस्से में कोई निर्माण करे या सेना की तैनाती करे तो जिनपिंग की ड्रैगन सेना को मिर्ची लग जाती है। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है, और तो और उसकी नींद उड़ी हुई है, और वजह है चीन से सटी सीमा पर सैनिकों की तादाद का बढ़ना। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पश्चिमी सीमा से अपने करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है ये तैनाती उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटी चीन की करीब 535 किलोमीटर लंबी सीमा पर की गई है। ये देखिए, भारत और चीन एक दूसरे के साथ करीब 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, लेकिन चीन ने समूची सीमा को विवादित बना रखा है। इसमें उत्तराखंड से चीन की करीब 350 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि करीब 185 किलोमीटर के करीब हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, यानी करीब 535 किलोमीटर का ये हिस्सा है। चीन लगातार हिमाचल और उत्तराखंड से सटे एलएसी के इन हिस्सों से घुसपैठ और साजिशों की कोशिश करता है। ऐसे में भारत ने अपने बदले हुए अंदाज में चौकन्ना रहना ज्यादा बेहतर समझा है, और शायद इसीलिए इस इलाके में उसने अपने 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। हालांकि एलएसी पर सेना की इस तैनाती की भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चीन फिर भी बेचैन है और खूंटे में बंधे किसी पशु की तरह दिमागी उछल कूद कर रहा है। भारत के अंदर अपनी ही सुरक्षा पर हमें नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। 印度在中印边境地区增加加强军力部署，不利于中印为缓和边境局势所做的努力，也不利于维护中印边境地区的和平与安宁。 सोचिए, चीन का ये बयान 19 फरवरी को उसके उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है और दोनों तरफ से सकारात्मक बात होने का दावा किया था, लेकिन भारत के अंदरूनी सुरक्षा विस्तार पर उसे मिर्ची लग गई। सोचिए, ये वही चीन है जिसने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये वही चीन है जिसने G20 से पहले विवादित नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता दिया। ये वही चीन है जो लद्दाख को अपना कहने की गुस्ताखी करता रहा है। उसके लिए मैकमोहन लाइन मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चीन ने मुंह खोला और आरोप लगाए तो भारत ने भी फौरन पलटवार किया, साफ शब्दों में उसको संदेश दे दिया। Thereafter we had also issued a statement on 21st February. The discussions that we had there built on the previous round seeking complete disengagement in the remaining areas along the LSC in eastern Ladakh as an essential basis for restoration of peace and tranquility in the India-China border areas. The two sides shared their perspectives on this in the talks held in a friendly and cordial atmosphere. The two sides also have agreed to maintain communication on the way ahead. इसी साल 19 फरवरी को भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर 21वें राउंड की कॉप्स कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। हालांकि भारत ने कहा था कि चुशूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर 21वें राउंड की कॉप्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने डेप्सांग और डेमचोक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भारत की मांग को अस्वीकार कर दिया था। सोचिए, तनाव के असल सेंटर से चीन खुद सेना हटाने को तैयार नहीं है, और भारत जब अपने घर में सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर रहा है तो उसे परेशानी हो रही है। और ये सब चीन के लिए नया नहीं है, उसके अपने हर पड़ोसी से सीमागत झगड़े हैं। ऐसे में उसका इरादा, उसकी सोच क्या है, इसको जापान की सरजमी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी दुनिया को बताया था। Unfortunately, that's not what we have seen in the last decade. I mean, our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border, and in 2020 it changed. And today, when we look at the, we can disagree on many things, but when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and, frankly, about intentions.
ये नए भारत का निजाम है। ऐसे में चीन की लोमड़ी वाली सोच को भारत की कौटिल्य वाली बुद्धि से मात देने की फुल प्रूफ तैयारी है। गलवान के बाद से भारत अब चीन पर कभी भरोसा नहीं करने वाला है। हम जानते हैं वो चीन ही क्या जो चालबाजी ना करे। वो घुसपैठ से तमाम तरह की साजिशों के पुल बांधता रहता है, लेकिन भारत उसके हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हर बार चीन विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने घुसपैठ के पैटर्न को बदलता रहा है। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिशें की थी। 2015 से 2020 के बीच घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गईं। कब्जा बढ़ाकर चीन नई यथास्थिति बनाना चाहता है। पश्चिमी सेक्टर में घुसपैठ पूर्वी हिस्से से 3 गुना ज्यादा है। 2020 में यह पैटर्न पश्चिम में 10 गुना अधिक था। एलएसी पर कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, तो कई योजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, और उन्हीं में से ये एक सेला प्रोजेक्ट था जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वैकल्पिक सड़क संपर्क बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। यानी चीन को मात देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से मजबूती से खड़ी होने के लिए तैयार है। अगर पिछले 10 वर्षों में एलएसी पर भारत के बनाए प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो पिछले 3 सालों में भारत 295 रोड प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका है, जिसमें पुल, सुरंगें और हवाई पट्टी भी शामिल है। और अगले कुछ महीनों में 60 से ज्यादा परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी। केंद्र की मोदी सरकार का सीमा पर पूरा जोर है, चाहे वो बजट हो, मशीन हो, नई तकनीक हो या प्रक्रियाओं को आसान बनाना। सेना के साथ सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और चीन को उन्हीं की मान में शिकार करने का पूरा इंतजाम है। जाहिर है, चीन से सजग रहना है तो हथियारों के मोर्चे पर भी मजबूत होना जरूरी है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत हथियारों को लेकर भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके ग्राफिकल डेटा को हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी आप जरूर समझिए। गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख में सेना के 68,000 जवानों की तैनाती की गई। इनमें जरूरत के मुताबिक फेरबदल किया जाता है। इसके अलावा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की 3 रेजिमेंट एलएसी और एलओसी पर तैनात की गई हैं, जबकि 2 और रेजिमेंट 2025 तक मिल जाएंगी। पूर्वी लद्दाख में एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM को तैनात किया गया है। फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान भी एलएसी की निगहबानी के लिए तैनात हैं। अपाचे और शिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। और दूसरी तरफ T-90 और T-72 टैंक, अर्जुन टैंक को भी खास मौकों के लिए तैयार रखा गया है। होवित्जर M777 और बोफोर्स तोप की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा चीन से तनाव के बाद ही भारत ने रफाल विमानों का एक बेड़ा अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया है। तो कुछ और बड़ी तैयारियां भी चल रही हैं। इन सब के अलावा नई खबर यह भी है कि एलएसी पर सेना जल्द ही पिनाका नाम के स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को भी तैनात करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सेना जल्द ही पिनाका की 2 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात करने के लिए काम कर रही है, जिसके जरिए 44 सेकंड में मिसाइल फायर होंगी जो 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। फिर चाहे सैनिक हो या फिर टैंक, दुश्मन पूरी तरह खाक में मिल जाएगा। और चीन के बाद अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां शहबाज शरीफ को गद्दी संभाले चंद दिन ही बीते हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कांटों भरा ताज पहनने वाले शहबाज शरीफ ने मदद के लिए IMF से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि भारत की सहमति के बिना उसे वहां से भी भीख नहीं मिल पाएगी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान भारत से बातचीत की कोशिशें शुरू कर सकता है। मिडिल ईस्ट के बड़े मीडिया हाउस अल जजीरा ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसकी हेडलाइन है कि क्या पाकिस्तान के शरीफ ब्रदर्स यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या उनकी कोशिशों से भारत पाकिस्तान बातचीत की मेज पर वापस लौट सकेंगे? इसी रिपोर्ट में भारत की कोशिशों और उस पर पानी फेरने का जिक्र भी किया गया है। शरीफ परिवार की सत्ता में वापसी के बाद
भारत पाक के बीच बातचीत की अटकलों को बल तब मिला जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने कर्ज की निगरानी की शर्त इसमें जोड़ दी, जिससे कर्ज के जाल में फंसे पाक को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। कंगाल पाकिस्तान पर कुल 103 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें उसके सदाबहार दोस्त चीन के ही करीब 12 लाख करोड़ रुपए उधार है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान को जून 2026 तक 6 लाख करोड़ रुपए के लोन की अदायगी करनी है, चुकाना है। यानी 2024 से लेकर 2026 तक हर साल पाकिस्तानी सरकार लोन पर कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष चुकाने का दबाव उसके ऊपर है। तो अब कर्ज में डूब चुके पाकिस्तान ने बीते 6 महीने में जहां से भी उसको लोन मिला उसने लपक कर ले लिया। इस दौरान उसने चीन से 4,220 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो विश्व बैंक 2,482 करोड़ रुपए विश्व बैंक से भी उधार लिए। साथ ही पाकिस्तान ने 2023-24 की पहली तिमाही में 5,296 करोड़ रुपए के नए ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब एक बार फिर वो लोन के लिए आईएमएफ के आगे हाथ फैलाए खड़ा है, जिस पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी इस बात को लेकर बौखलाए हुए हैं कि विश्व बिरादरी के दबाव में पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। इसका कनेक्शन भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है, इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तानियों को महंगाई रुलाएगी। महंगाई का तूफान आएगा, आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि पेट्रोल, गैस और आपकी पेट्रोल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी। सियासी दल शरीफ की मुसीबत बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इतने अनसर्टन है कि एक पार्टी कुछ करना चाह रही है, दूसरी पार्टी उसको रोकती है। पाकिस्तानी अवाम का टूटने लगा है सब्र। जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी सी अकल मुझे आई है, मुझे अब ना ऐसे इस मुल्क में मैं रहता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती है। पाई पाई को तरस रहा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में कंगाल बदहाल पाकिस्तान आईएमएफ से उम्मीद लगाए बैठा है। शरीफ हुकूमत को आस है कि मुल्क की डूबती नैया को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज बचा लेगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उसके बाद आने वाले तूफान की चर्चा गरमाई हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाते ही पहला जो उन्होंने स्टेप उठाया है, आईएमएफ को ग्रीन सिग्नल दिया है, उनके बातचीत शुरू की जाए उनसे। तो एक जो महंगाई का तूफान आएगा, आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि पेट्रोल, गैस और आपकी पेट्रोल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो आपकी हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। माना जा रहा है कि ऐसे में महंगाई की मार से बेदम पाकिस्तानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अभी रमजान आया, कुछ एक माह बाद शायद रमजान आ रहा है। पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होंगी, पाकिस्तान में आपको हर चीज डबल रेट में मिलेगी। क्यों? हमारी हम तो थक गए हैं यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपने कहा कि जी आईएमएफ से कर्जा लेके चीजें सस्ती कर देंगे, अब हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। पाकिस्तान में पुराने निजाम ने ही फिर से हुकूमत संभाली है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। दोबारा सत्ता में आए शरीफ के लिए विपक्षी नहीं, सरकार में शामिल दल भी अड़ंगा लगाने की ताक में है। पाकिस्तान के अंदर इतने अनसर्टन है कि एक पार्टी कुछ करना चाह रही है, दूसरी पार्टी उसको रोकती है। फिर आप देख लीजिए, जब इमरान खान की सरकार को गए और अब तक के इलेक्शन के सफर के दौरान 2 साल का अर्सा है, इस 2 साल में पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। वो दुनिया से क्या मांगेंगे या दुनिया के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे, वो तो अपने ही भंबल भूसे में इतने फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा है कि राजनीतिक दलों के बीच खींचतान और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने की वजह से ही मुल्क गर्त में जा रहा है। आईएमएफ की पहली कंडीशन है कि आपके जो बड़ी कॉर्पोरेशंस जो नहीं चल रही हैं, जिस तरह पीआईए है, जिस तरह स्टील मिल है, उसको प्राइवेटाइज करें। तो जाहिर है जिस तरह माजी में करते हैं चीजें को फ्रंटमैन अपना ही सामने रख के, ये आपके जो रूलिंग एलीट के लोग हैं ये उसको ले लेंगे, किसी अपने भाई भांजे को कंपनी बना के देखेगा, क्योंकि आपके अंदर फेयर चीज तो चलने से आप बिल्कुल कासर हैं।
पाकिस्तान एक ऐसी जगह बनेगी जहां पे यू कैन प्लग एंड प्ले बिजनेस, कि आप पहले इजाजतें लेने के अंदर ही एक एक दो दो तीन तीन महीने ख्वार हो रहे हैं, इजाजत ले ली तो पता चला एनवायरनमेंट तो प्रोविंस की है, फिर वहां भागे। कंगाल पाकिस्तान कर्ज लेकर अपनी किस्तें चुका रहा है, जिससे उसकी माली हालत और बिगड़ती जा रही है। तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है, तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी सी अकल मुझे आई है, मुझे अब ना ऐसे इस मुल्क में मैं रहता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रह रहा हूँ जहाँ पे हर दिन कातलाना हमले हो रहे हैं। मतलब कि कातलाना हमले, दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि गरीबों के चूल्हे बंद हुए हुए हैं। मैं उनको देखता हूँ, वो रो रहे होते हैं, मेरे आगे हाथ कर दे। मेरी क्या एज है अभी, मेरे आगे हाथ इतनी बड़ी एज के लोग मेरे आगे हाथ कर रहे होते हैं। ये हमारी कम बख्ती है, हमारे मुल्क पे रहम कर। पाकिस्तान को IMF से भी कर्ज मिलने के आसार कम हैं, क्योंकि आतंक का टैग इसके रास्ते में आ रहा है। और पाकिस्तान के बाद हम एक बार फिर उसके मालिक चीन की बात करेंगे। चीन की 2 सीमाओं पर कुछ देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग की टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इस तैयारी में शामिल है। अब रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बाद दुनिया के दूसरे इलाकों में भी वॉर की तैयारी हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की दक्षिणी सीमा की, जहां थाईलैंड में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जिसमें थाईलैंड के साथ अमेरिकी सैनिक भी शामिल हुए। अमेरिका ने अपने देश से 13,000 किलोमीटर दूर थाईलैंड में सैन्य अभ्यास किया और इसकी वजह है चीन। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। थाईलैंड से मिलती जुलती तस्वीरें दक्षिण कोरिया से भी सामने आई हैं। वहां आसमान में फाइटर जेट्स ने हमले की प्रैक्टिस की। साउथ कोरिया के इस कदम की वजह है उसका पड़ोसी उत्तर कोरिया, और ऐसा लग रहा है मानो अचानक चीन के आसपास युद्ध का त्रिकोण बन रहा है। कई देशों ने चुपके चुपके जंग लड़ने की प्लानिंग कर ली है, और इसका चीन पर और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आपको यह बताने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें युद्ध की सभी तस्वीरें शामिल हैं। आसमान में फाइटर जेट, जमीन पर बम धमाके और दुश्मन पर हमले की तैयारी। अमेरिका और थाईलैंड के सैनिकों ने मिलकर एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। कहने को ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज भर थी, जिसमें असली गोलियों के साथ बम और बारूद का इस्तेमाल हुआ। आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ जमीन पर सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से एक काल्पनिक दुश्मन पर स्ट्राइक की प्रैक्टिस की गई। इस हमले की तैयारी कैसे की गई, वो इन तस्वीरों से समझिए। सबसे पहला अटैक आसमान में मौजूद F-16 फाइटर जेट ने किया। जैसे ही लड़ाकू विमान आगे बढ़ा, तभी जमीन पर भीषण धमाका हुआ। ठीक उसी समय आसमान में पैराशूट लगाकर सैनिक उतरने लगे। इन्हें एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जमीन पर सीधे युद्ध के बीच में भेजा गया। नीचे पहुंचते ही सैनिकों ने मोर्चा तैयार कर लिया और दुश्मन सेना के इलाके में जबरदस्त फायरिंग करने लगे। सैनिकों ने पहले एंटी टैंक्स रॉकेट्स लॉन्च किए, जिससे बड़े धमाके होने लगे। ऐसे ब्लास्ट किसी भी टैंक को खत्म कर सकते हैं। जमीन पर मौजूद एक सैनिक लंबी दूरी तक निशाना लगाने वाली स्नाइपर राइफल से चुन चुन कर दुश्मनों को टारगेट कर रहा था। शत्रु का मुकाबला करने के लिए वहां 7 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, जो रुक रुक कर फायरिंग करने लगी। नॉन स्टॉप गोलियों और धमाकों की वजह से पूरे इलाके में धुआं उठने लगा। तस्वीर ऐसी थी मानो रणभूमि के हर इंच पर धमाके हो रहे हों। फायरिंग का टारगेट एकदम सटीक था। जो लक्ष्य बनाया गया था, कुछ ही सेकंड्स में उसके चीथड़े उड़ गए।
जिन बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग हो रही थी उन पर लाल रंग का झंडा यानी खतरे का निशान लगा हुआ था, ताकि आसपास मौजूद सैनिकों को पता हो कि डेंजर किस जगह पर है। फायरिंग के बीच सैनिकों के साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी आगे बढ़ी, तभी इसके सामने कान फोड़ देने वाला एक ब्लास्ट हुआ। धमाके के तुरंत बाद वहां सन्नाटा छा गया। अब तक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो चुकी थी और फिर इस युद्धाभ्यास का अगला चरण शुरू हो गया। दूर से गोलीबारी करने के बाद अब रणभूमि में सैनिकों के दाखिल होने का वक्त था। वहां मौजूद कुछ आर्मर्ड व्हीकल ने सफेद रंग का धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। ये धुआं इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसने वहां मौजूद सभी सैनिकों और गाड़ियों को ढक लिया हो। इस घने कोहरे के बाद पैदल सेना उस इलाके में घुसी जिसे दुश्मनों का इलाका बताया गया। इसके बाद हुई स्ट्राइक में इलाके में धमाके हुए और आग भी लग गई। अमेरिका और थाईलैंड के सैनिकों की इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है कोबरा गोल्ड। इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। यह दुनिया में सबसे लंबे वक्त से चल रही सालाना एक्सरसाइज है। वर्ष 2024 तक कुल 43 बार यह युद्ध अभ्यास किया जा चुका है। बताया जाता है कि चीन से बढ़ते मुकाबले के बीच एशिया में अपने गठबंधन को मजबूत करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। युद्ध का प्रशिक्षण खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को उनके हथियारों को देखा। इस एक्सरसाइज में थाईलैंड की सेना ने जो F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया वो भी अमेरिका से ही खरीदा गया है। यानी अमेरिका एक तरफ थाईलैंड को अपने हथियार बेचता है और उसके साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा भी तैयार कर रहा है। थाईलैंड की भी सेना मानती है कि दोनों देशों की सेनाओं के स्ट्राइक का मकसद किसी एक दुश्मन को चुनौती देने की ट्रेनिंग जैसा है। มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพหรือความมั่นคงในภูมิภาคครับก็เป็นการฝึกที่แลกเปลี่ยนและก็ให้มิตรประเทศเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ चीन के दक्षिणी सीमा के करीब थाईलैंड में चुपके सैन्य गठजोड़ बन गया है, तो थाईलैंड से करीब 3500 किलोमीटर दूर चीन की पूर्वी सीमा पर साउथ कोरिया ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। साउथ कोरिया के फाइटर एयरक्राफ्ट ने आसमान में उड़कर हवा में मौजूद टारगेट पर लगातार 2 मिसाइलें लॉन्च की। दावा किया गया कि ये मिसाइल अपने सटीक लक्ष्य पर लगी हैं। हालांकि ये अभ्यास कहां किया गया ये सीक्रेट है। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक्सरसाइज की लोकेशन नहीं बताई है। जिस मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक हमला किया उसका नाम है AIM-9 मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और सबसे सफल मिसाइल है। थाईलैंड में आपने जिस F-16 फाइटर को देखा वैसा ही विमान साउथ कोरिया के भी पास है, बस इसका नाम थोड़ा अलग KF-16 है। दक्षिण कोरिया ने इस विमान को अमेरिका की मदद से अपने ही देश में तैयार किया है। इसके बाद साउथ कोरिया की वायुसेना ने अपने दूसरे लड़ाकू विमान की मदद से GPS गाइडेड बम लॉन्च किया। इस बम को काफी ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है। इसके बाद इसमें लगे विंग्स इसे ग्लाइड करते हुए लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य तक ले जाते हैं। इस बम का निशाना काफी सटीक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लक्ष्य के करीब नहीं जाना पड़ता, यानी दुश्मन से दूर रहकर भी हथियार लॉन्च करने पर हमला किया जा सकता है। साउथ कोरिया का दावा है इसे उत्तरी कोरिया के तोपखाने और क्रूज मिसाइलों के अड्डों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। एक्सरसाइज में अचूक अटैक करने के बाद दक्षिण कोरिया के पायलट भी युद्ध के लिए रेडी हैं। 이번 훈련을 통해 적 도발 시 일발 필중의 타격 능력으로 가차없이 응징할 수 있다는 자신감을 얻었습니다. दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने अपनी हवाई पट्टी पर एलिफेंट वॉक भी किया। इसमें 33 लड़ाकू विमानों ने एक साथ रनवे पर अपनी उड़ान शुरू की और एक एक करके आसमान में पहुंच गए। असल में ऐसा पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, जब दुश्मन देश पर बमबारी के लिए एक साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को टेक ऑफ कराया गया था। देखने में किसी हाथी के झुंड की तरह दिखता है और इसी से इसको ये अनोखा नाम मिला है। दक्षिण कोरिया ने फाइटर जेट्स के साथ मिसाइल और बमों के ट्रेलर इसलिए दिखाया क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने तोपखाने की लेटेस्ट तस्वीरें जारी की हैं। इन दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है।
जो ऐसी ही तस्वीरों में दिखाई देता रहता है। उत्तर कोरिया ने समंदर के किनारे एक साथ अपनी कई तोपें खड़ी की। सिर्फ एक तस्वीर में ही 25 से ज्यादा तोपें दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि किम ने अपने पूरे तोपखाने को एक लाइन में खड़ा करके फायरिंग शुरू कर दी। इस बारूदी प्रदर्शन को देखने के लिए नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर खुद दूरबीन के साथ मौजूद रहा और साथ में उसकी सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। पहले तोपें गरजी, फिर रॉकेट लॉन्चर्स की बारी आई। बारूद से भरे ये रॉकेट 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर बरसते हैं और वहां मौजूद किसी भी सेना और बख्तरबंद गाड़ियों को मटिया मेट कर सकते हैं। अगली तस्वीर देखिए, कई रॉकेट अपने लॉन्चर से निकलकर बरसने को तैयार हैं। किम जोंग ये दिखाना चाहता है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसे हथियारों की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ धुआं धुआं करने के बाद किम जोंग के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। शायद ये परफॉर्मेंस देखकर उसे यकीन हो गया कि अगर युद्ध हुआ तो जीत शायद उसी की होगी। किम जोंग ने अपनी सेना के किस मिलिट्री बेस पर जाकर युद्ध की तैयारी को देखा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने किम जोंग के बारे में रिपोर्टिंग की है। किम जोंग ने यहां अपनी सेना को मौजूदा हालात की जरूरतों के मुताबिक युद्ध की तैयारियों को तेज करने के लिए कहा। क्या किम जोंग उन का यह एक्शन दक्षिण कोरिया के मिलिट्री ड्रिल को देखकर है? इसके बारे में कोई खबर नहीं है, पर यह तो तय है कि चीन के आसपास युद्ध होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में एक साथ बम और गोले चलाए जा रहे हैं। जंग का माहौल बन रहा है, सेना तैयार हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो इन देशों की आर्मी किसी भी वक्त हमला करके महायुद्ध शुरू कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ डीएनए में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए 24 की सरकार। नहीं है। ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम अगर सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर चर्चा करें, सरकार के आगे चुनाव के मुद्दों पर बात करें, विपक्ष का क्या एजेंडा है, एनडीए का क्या एजेंडा